सडन हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप। देखो भाई, आज का टॉपिक है अपना म्यूटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग का। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के मतलब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। म्यूटेशन टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, कम से कम 2 वीडियो या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 वीडियो में इसको अपन ख़त्म कर देंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो बात करो कि भाई म्यूटेशन होता क्या है। देखो, एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी हर जगह, हर किताबों में, और वो डेफिनेशन है सडन हेरिटेबल चेंजेस इन फिनोटाइप। सडन का मतलब तो हो गया भाई अचानक, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हेरिटेबल चेंजेस का मतलब क्या होता है? हेरिटेबल का मतलब होता है ऐसा बदलाव जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, कोई ऐसा चेंज हुआ हो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाता हो, उसको कहते हैं हेरिटेबल चेंजेस। अब भाई ये जो बदलाव है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा कैसे, कौन लेकर जाएगा इसको? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या ट्रांसफ़र होता है? डीएनए के अलावा और कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता। मतलब ये जो बदलाव हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? डीएनए में हो रहा है। अगर म्यूटेशन होता है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। अगर मुझ में कोई म्यूटेशन हुआ है, मुझ में म्यूटेशन की वजह से कोई चेंज आया है, कोई बदलाव आया है, तो वो म्यूटेशन, वो बदलाव मेरे बच्चों में भी दिखेगा और मेरे बच्चों से फिर वो उनके बच्चों में भी जाएगा। एक प्लांट में अगर म्यूटेशन हुआ है तो उससे जो नया प्लांट बनेगा उसमें भी वो बदलाव नज़र आएगा, उसमें भी वो चेंज नज़र आएगा, फिर उससे दूसरा जो प्लांट बनेगा उसमें भी चेंज नज़र आएगा। मतलब ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिखता हो, नज़र आता हो, उसे कहते हैं हेरिटेबल चेंजेस। ठीक है, ये जो हेरिटेबल चेंजेस है वो किस में आएगा? फिनोटाइप में। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जिसको हम खुद देख सकें, ऐसा बदलाव। ठीक है, बदलाव भी कौन सा? जिसको हम देख सकते हो, ऐसा बदलाव। तो म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया भाई? सडन हेरिटेबल चेंजेस इन फिनोटाइप। किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी में, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में अचानक से कोई ऐसा बदलाव आ जाए जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। आ गई बात समझ में? और एक एग्जांपल से समझो। मान लो कोई एक एग्जांपल ले लो, माना कि हमने एग्जांपल लिया टोमेटो का। ठीक है, टोमेटो का कलर कैसा होता है भाई? रेड। ठीक है, म्यूटेशन हुआ इसमें, क्या हुआ इसके अंदर? म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से इसका जो लाल रंग है वो नज़र नहीं आ रहा, बदलाव हो गया। म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंजेस, कुछ भी चेंज हो गया। और हेरिटेबल चेंजेस है मतलब अब इस टमाटर के पेड़ से कोई नया टमाटर बनेगा, उसमें भी लाल रंग नहीं आएगा, उसे कहते हैं हेरिटेबल चेंजेस। तो क्या हुआ भाई? किसी वजह से इस टमाटर के अंदर म्यूटेशन हो गया, तो उसकी वजह से उसका जो रेड कलर है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो रेड कलर है ये क्या है? ये इसका फिनोटाइप है भाई, इसको हम देख सकते हैं, इसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो क्या हुआ है? उसके टमाटर का जो फिनोटाइप है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें कुछ चेंज हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो हेरिटेबल चेंजेस है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है? इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब इस टमाटर में से जो सीड बनेगा, उस सीड को आप अगली साल फिर बोओगे तो जो दूसरा टमाटर का पौधा बनकर तैयार होगा उसमें भी लाल रंग नहीं आएगा। फिर उससे जो सीड बनेगा उसको अगले साल फिर बोओगे तो उससे जो टमाटर निकलेंगे उसमें भी लाल रंग नहीं आएगा। तो आप कह दोगे कि भाई ये जो बदलाव आया था वो म्यूटेशन की वजह से आया था। ठीक है, देखो यहाँ पर तो फिनोटाइप में चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज किस में हुआ है? फिनोटाइप में, जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन वास्तव में चेंज कहाँ पर होता है पता है आपको? ये क्या है बनाया मैंने? एक सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? डीएनए। इसी में होता है बदलाव। एक्चुअल में जो चेंज हो रहा है, वास्तव में जो बदलाव हुआ है ना, वो कहाँ हुआ है? डीएनए में।
क्योंकि मैंने कहा क्या है यहाँ पर हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उस बदलाव को लेकर कौन जा रहा है, किसकी वजह से वो चेंजेस, वो बदलाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक ही चीज़ जाती है और वो है डीएनए। मतलब ये जो चेंज हुआ है वो डीएनए से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो भाई एक्चुअल में चेंज कहाँ हुआ है, डीएनए में, और वो हमको नज़र नहीं आता क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसी आंखें किसी को नहीं दी जो डीएनए में बदलाव देख ले, जो इस चेंज को देख ले। हम कौन सा बदलाव देख सकते हैं, सिर्फ फिनोटाइप। हम कभी भी जीनोटाइप को नहीं देख सकते, ये आप सब जानते हो। जीन को, डीएनए को आप नहीं देख सकते, ठीक है। उसमें क्या चेंज हो गए, क्या बदलाव हो गए, वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे। ऐसी कोई आंखें दुनिया में नहीं है जो उसके बदलाव को देख ले। हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो देखने में कैसा है, हम सिर्फ यही देख सकते हैं। तो एक्चुअल में बदलाव वहाँ हुआ, दिख यहाँ रहा है। कैसे भाई, कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर गई। देखो भाई, ये जो टमाटर का रंग है लाल, इसी में बदलाव हुआ है, लाल रंग नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये बताओ कि इसका लाल रंग होता क्यों है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से। ये भी याद रख लो भाई, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन की वजह से। ठीक, ये लाइकोपीन क्या है, ये एक पिगमेंट है। लाइकोपीन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। और जो पिगमेंट होते हैं वो काय के बनते हैं भैया, वो बनते हैं प्रोटीन के। ठीक, और जो प्रोटीन होते हैं वो किसके बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड के। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो, ये तो सिर्फ लाइकोपीन वाला प्रोटीन है, दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो वो अमाइनो एसिड से ही बनेगा। तो जब सारे प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बनते हैं तो फिर तो सब प्रोटीन को एक जैसा होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रोटीन लाइकोपीन बनाएगा, भाई बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं और सभी प्रोटीन में अमाइनो एसिड ही होता है। तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोटीन को अलग करती हैं, जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाती हैं। टोटल देखो, अमाइनो एसिड तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन टोटल ऐसे 20 अमाइनो एसिड हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है कि भाई ये जो प्रोटीन है वो आगे चल के लाइकोपीन ही बनाएगी, ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी कौन बताता है, इस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, कि ये अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है और साथ में कितने संख्या में ये अमाइनो एसिड हैं। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक सीक्वेंस और एक अमाइनो एसिड का नंबर, कि इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में है और कितने नंबर में है। यही चीज़ इस प्रोटीन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, इस प्रोटीन की प्रॉपर्टी को बताएगा। ठीक है भाई, प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी है कि उसको आगे चल के लाइकोपीन बनाना है, ये कौन बताएगा, उस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और नंबर। आ गई बात समझ में। अब क्वेश्चन ये आता है किस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और नंबर ये कहाँ से डिसाइड होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करते हैं कोडोन। ये कौन डिसाइड करता है भाई, कोडोन। कोडोन क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। हम सबको पता है, और नहीं पता तो सुन लो, डीएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है थायमिन और चौथा होता है साइटोसिन। एक यूरेसिल भी होता है, वो यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है थायमिन की जगह पर। डीएनए के अंदर होते हैं ये 4, इन्हीं से होता है पूरा की पूरा डीएनए। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप और शुगर भी होती है, लेकिन मेन यही होते हैं, मोस्ट यही है 4, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। यही इन्हीं के अंदर छुपा है पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो ये जो आपके देखो, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसको डिनोट करते हैं जी से, इसको डिनोट करते हैं टी से और इसको डिनोट करते हैं सी से। तो ये जो कोडोन है ना, वो इस न्यूक्लियोटाइड के सेट है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। मान लो यहाँ पर AGTC, AGT, AC इस तरह से है। मतलब AGT कोई एक अमाइनो एसिड लाएगा, CAG कोई दूसरा अमाइनो एसिड बनाएगा,
TAC कोई तीसरा अमाइनो एसिड लाएगा। जिस सीक्वेंस में ये कोडोन प्रेजेंट है, पहला कोडोन, दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, जिस सीक्वेंस में ये कोडोन है उसी सीक्वेंस में वही वाला अमाइनो एसिड भी अरेंज होता जाएगा। जैसे इस AGT की वजह से कोई एक अमाइनो एसिड आया, ठीक है, इस CAG की वजह से कोई दूसरा अमाइनो एसिड आया, इस TAC की वजह से कोई तीसरा अमाइनो एसिड आया। इन तीनों ने आपस से जुड़कर क्या बना दिया, प्रोटीन, और उस प्रोटीन ने बाद में बना दिया लाइकोपीन। इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे पूरा अपन। तो कोडोन समझ गए आप, कोडोन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ठीक है, ये कोडोन के पास होते हैं। अब ये कोडोन कहाँ होते हैं भाई, ये कोडोन होते हैं mRNA के पास, मैसेंजर RNA के पास। RNA 3 टाइप के होते हैं, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA। अभी हम बात करेंगे सिर्फ mRNA की, RNA को डिटेल में अभी नहीं पढ़ना, RNA का जब नंबर आएगा तब डिटेल में पढ़ लेंगे। तो mRNA, M का मतलब होता है मैसेंजर RNA, संदेश वाहक। भाई ये दूत है, ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। अभी देखो समझो, अब क्या हो गया जी, mRNA के पास होते हैं कोडोन, ठीक है। ये mRNA कहाँ से आता है, ये mRNA बनता है इस DNA से। बात घूम फिर के वहीं पहुँच गई DNA तक। मतलब अगर वहाँ कुछ बदलाव हुआ तो बदलाव कहाँ हो जाएगा, mRNA में। mRNA में कुछ बदलाव हुआ मतलब कोडोन में बदलाव हो गया, कोडोन में बदलाव हो गया मतलब अमाइनो एसिड में बदलाव हो गया, अमाइनो एसिड में कुछ बदलाव हो गया मतलब प्रोटीन ही बदल जाएगा, और प्रोटीन बदल गया तो पिगमेंट लाइकोपीन बनेगा ही नहीं, और जब लाइकोपीन बनेगा नहीं तो टमाटर का रंग लाल नहीं हो पाएगा। मतलब घुमा फिरा कर ये जो हेरिटेबल चेंज हुआ है, ये जो म्यूटेशन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, उसके जीनोटाइप में, उसके DNA में हुआ है। इसलिए तो जो हेरिटेबल है भाई, DNA में चेंज हुआ इसलिए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। अगर DNA की जगह कहीं और चेंज होता तो उसी पीढ़ी तक सीमित रहता। मुझ में कोई म्यूटेशन हुआ है और वो DNA में नहीं हुआ तो वो सिर्फ इसी पीढ़ी तक, मतलब मुझ तक ही रहेगा, मेरे बच्चों में नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि DNA में हुआ है तो DNA मेरे बच्चों में जाएगा भाई, तो वही बदलाव मेरे बच्चों में भी नज़र आएगा। तो सेम वही चीज़ होती है, चेंज कहाँ होता है, DNA में। DNA में क्या चेंज होगा भाई, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें बदलाव होगा तो उससे mRNA बदल जाएगा, उससे कोडोन बदल जाएगा, फिर कोडोन बदलेगा तो अमाइनो एसिड बदल जाएंगे, अमाइनो एसिड बदलेगा तो प्रोटीन बदल जाएगा, प्रोटीन बदलेगा तो लाइकोपीन बनेगा ही नहीं, टमाटर का लाल रंग भी आएगा नहीं। हमें ये नज़र आता है, वो नज़र नहीं आता। जबकि मेन कारण क्या है, वो हम देख क्या सकते हैं, ये आ गई बात समझ में, म्यूटेशन क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन रटी होगी कि म्यूटेशन क्या होता है भाई, सडन हेरिटेबल चेंज इन फिनोटाइप। आज उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा कि म्यूटेशन काम कैसे करता है। ठीक है भाई, ऐसे करता है म्यूटेशन काम। ठीक, अब देखो कुछ वैज्ञानिकों की बातें कर लेते हैं। वैज्ञानिकों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको तो मिटा ही देते हैं अब। जैसे कि म्यूटेशन को सबसे पहली बार किसने खोजा, म्यूटेशन शब्द किसने दिया, म्यूटेशन शब्द, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, और भी बहुत सारी बातें हैं वैज्ञानिकों की जिनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की। देखो ये बात है 1791 की। कब की है, 1791 की। एक वैज्ञानिक थे सेथ ब्राइट, वैज्ञानिक का नाम क्या है, सेथ ब्राइट। अब चूंकि अपन अब वैज्ञानिक बोल रहे हैं, लेकिन तब तो ये कौन थे, एक फार्मर थे, एक किसान थे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक किसान थे, लेकिन खोज की है तो वही वैज्ञानिक आज क्या ना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में कौन थे, ये किसान थे। इनका एक फार्म हाउस था, वहाँ पर ये बहुत सारी भेड़, लैम्ब जो होते हैं आपके शिप भेड़ जो होती हैं, उनको पाला करते थे। वहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पर भेड़ों की एक ब्रीड थी, एक लैम्ब की एक ब्रीड थी, एकॉन, आपने सुना होगा एकॉन ब्रीड। तो एकॉन ब्रीड थी इनके पास भेड़ की। उसमें इन्होंने देखा कि जो इनका लेग है, भेड़ का जो एक पैर था वो छोटा था। क्या इन्होंने देखा, शॉर्ट लेग, एक पाँव इन्होंने छोटा नज़र आया। एक भेड़ में उन्होंने देखा कि छोटा नज़र आ रहा है, जिस वजह से वो भेड़ उछल कूद नहीं कर पा रहा है, चल फिर नहीं पा रहा है, जंप नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे ही हो गया होगा, हो सकता है एबनॉर्मलिटी हो, कोई बीमारी हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक हुआ क्या,
जब उन्होंने इस लैम्ब ब्रीड को, इस एकॉन जिसके अंदर वो छोटा पैर था, उसकी ब्रीडिंग हुई, भाई उसने जब बच्चे दिए तो देखा कि उसके बच्चों के अंदर भी छोटा पैर है, शॉर्ट लेग है, तो उससे इनका दिमाग थोड़ा सा खनका कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसके अंदर छोटे पैर थे, ठीक है, हमने माना कि हो सकता है खान पान अच्छे से नहीं मिला होगा, कोई वायरस बैक्टीरिया की वजह से छोटा पैर रह गया होगा, लेकिन उसके जो बच्चे हुए उसमें भी छोटा पैर था। ऐसे करके इन्होंने ब्रीडिंग बना डाली, उसके ऊपर ब्रीडिंग कर डाला, और ऐसे 15 बच्चे इन्होंने देखे, जिसमें से 15 फीमेल और 1 मेल था, और इन्होंने देखा कि सबके अंदर शॉर्ट लेग था। इस मेल जो लैम्ब ब्रीड थी एकॉन, जिसके अंदर एक छोटा पैर था, इसके 15 बच्चे, टोटल 16 बच्चों के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी किया, और ये पाया कि सबके अंदर शॉर्ट लेग था। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो शॉर्ट लेग आया है, ये जो चेंजेस आए हैं, ये म्यूटेशन की वजह से आए हैं। हालांकि उस वक्त तो म्यूटेशन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, म्यूटेशन शब्द भी नहीं आया था, ठीक है। तो म्यूटेशन की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले किसने की? सेथ ब्राइट ने। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। किसने की म्यूटेशन की डिस्कवरी? सेथ ब्राइट ने। कब की? 1791 में। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, ये आपको अपना दिमाग लगाना है एग्जाम के टाइम पर कि आपको क्वेश्चन सही कैसे करना है। एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, ह्यूगो डी व्रीज। बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। एक बड़ा सिंपल सा इनके बारे में ट्रिक बता दूं, ह्यूगो डी व्रीज ने जितने भी काम किए हैं ना, वो सब 1900 में किए हैं, ठीक है। एक ही इनका एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था, प्लांट था एक ओनियोथेरा। इसी प्लांट ओनियोथेरा स्पीसीज, प्लांट का नाम है तो ओनियोथेरा लेमार्कियाना सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीसीज थी। ये तो आप कॉमन याद रखना, जहाँ कहीं भी ह्यूगो डी व्रीज आ जाए समझ जाना कि 1900 की बात हो रही है और ओनियोथेरा स्पीसीज पर इन्होंने काम किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने मेंडल की रीडिस्कवरी भी की थी 1900 में। ह्यूगो डी व्रीज के साथ 3 साइंटिस्ट और थे, शर्माक और कार्ल कोरेन, ठीक है। तो अभी वो पढ़ने का समय नहीं है, अभी तो अपन म्यूटेशन पर ध्यान दो। तो ह्यूगो डी व्रीज सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने म्यूटेशन को ऑफिशियली रिकॉर्ड की, बताया, रिपोर्ट किया। एक्चुअल में ये तो फार्मर थे, इन्होंने तो ऑब्जर्वेशन बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो जेनेटिक की वजह से हो रहा है, जो बदलाव है वो हेरिटेबल है। लेकिन एक्चुअल में म्यूटेशन कुछ होता है। म्यूटेशन को एक्चुअली रिपोर्ट किसने किया? ह्यूगो डी व्रीज ने। तो कई बार क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की, अगर ऑप्शन में सेथ ब्राइट है तो आंसर सेथ ब्राइट आपको लगाना ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में सेथ ब्राइट ना हो तो फिर आपको आंसर लगाना है ह्यूगो डी व्रीज। ध्यान रखना, पहला प्रेफरेंस इनको देना है, दूसरा प्रेफरेंस इनको देना है। ये आपको दिमाग लगाना है। एग्जाम के टाइम पर क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में सेथ ब्राइट दिया है, पूछा जाए कि म्यूटेशन को किसने डिस्कवर किया, ऑप्शन में अगर सेथ ब्राइट दिया है तो आंसर यही रहेगा। अगर सेथ ब्राइट नहीं दिया तो फिर आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है। यानी ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहली बार रिपोर्ट किया किसको? म्यूटेशन को। यानी म्यूटेशन को ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड किसने रिपोर्ट किया सबसे पहली बार? ह्यूगो डी व्रीज ने। तो कभी कभार म्यूटेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट ह्यूगो डी व्रीज को भी जाता है। इसके अलावा जो म्यूटेशन टर्म है, ये जो शब्द है ना म्यूटेशन, भाई म्यूटेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने ये शब्द दिया? तो ये शब्द भी किसने दिया? ह्यूगो डी व्रीज ने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इसके अलावा म्यूटेशन थ्योरी भी किसने दी है? ह्यूगो डी व्रीज ने। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ह्यूगो डी व्रीज का, ठीक है। तो ह्यूगो डी व्रीज ने 1900 में एक प्लांट था ओनियोथेरा लेमार्कियाना, ओनियोथेरा स्पीसीज याद कर लो, इसके ऊपर काम किया था। सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने म्यूटेशन को रिपोर्ट किया था ऑफिशियली ऑन पेपर। हालांकि डिस्कवरी का क्रेडिट तो सेथ ब्राइट को जाता है। अगर सेथ ब्राइट ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका आंसर ह्यूगो डी व्रीज होगा। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया था, तो वो थे ह्यूगो डी व्रीज। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो वो भी है ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है भाई। अब आ जाओ, बात आ गई 1910 की। कब की बात है? 1910 की। वैज्ञानिक है T.H. मॉर्गन, नाम सुना होगा आपने, T.H. मॉर्गन।
क्या किया इन्होंने म्यूटेशन को पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया। ही वॉज द फर्स्ट, सबसे पहले व्यक्ति थे, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने म्यूटेशन को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया म्यूटेशन को। ठीक है, किस स्पीसीज पर क्या इनका एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था? इन्होंने स्पीसीज किया था ऑन द आई ऑफ ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लांट के अंदर मेज और एनिमल के अंदर ड्रोसोफिला और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ई कोलाई, ये 3 ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जितने भी जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट हो, जितने भी प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट हो, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किए गए हैं। जितनी मोस्ट ऑफ द खोज जो की गई है, ध्यान रखना, मेज प्लांट में मेज, एनिमल में ड्रोसोफिला और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये 3 आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ड्रोसोफिला की आँखों पर इन्होंने सबसे पहली बार म्यूटेशन को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी किया। अब देखो म्यूटेशन होता किसकी वजह से है? जो म्यूटेशन का मेजर सोर्स है वो है रेडिएशन, सूर्य की किरणें, उनकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो सूर्य की किरणें तो डेली आती हैं, भाई म्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो सूर्य की जो मेन किरणें हैं विजिबल लाइट, उनसे म्यूटेशन नहीं होता, वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन कुछ और रेडिएशन है जैसे कि एक्सरे है, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, ये भी उनके साथ पृथ्वी तक आ जाती हैं। हालांकि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ फिर भी आई जाती है। तो ये कुछ हार्मफुल रेडिएशन है जिससे म्यूटेशन हो जाता है। 1927 में, बात कब की है? 1927। वैज्ञानिक कौन थी? मुलर। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1927 में वैज्ञानिक कौन थे? मुलर। इन्होंने बताया कि एक्स रे से भी म्यूटेशन हो सकता है, मतलब एक्स रे जो है वो म्यूटेशन कर सकता है। एक्स रे का म्यूटाजेनिक इफेक्ट इन्होंने बताया था, यानी एक्स रे से भी म्यूटेशन हो सकता है। ये सबसे पहली बार किसने बताया? मुलर ने। किसमें बताया? ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। ड्रोसोफिला में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि एक्स रे से भी म्यूटेशन हो सकता है। कब बताया था? 1927 में। और उनके इस काम के लिए 1946 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। सोचो कितनी बड़ी खोज थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया सिर्फ इस खोज के लिए कि एक्स रे से म्यूटेशन भी हो सकता है, एक्स रे से म्यूटेशन होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर 1927 में। ध्यान से क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1946 में। इसके ठीक 1 साल बाद 1928 में एक वैज्ञानिक आए, स्टैडलर। इन्होंने बताया कि एक्स रे तो है ही, इसके अलावा गामा रेस, ये भी आपने सुना होगा। इन्होंने बताया कि एक्स रे और गामा रे ये दोनों प्लांट के अंदर भी म्यूटेशन कर सकती है। यहाँ पर तो एक्सरे का म्यूटेशन का फैक्ट किसमें बताया? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक एनिमल है, इंसेक्ट है। एनिमल के प्लांट के अंदर भी क्या ये एक्सरे और गामा रे म्यूटेशन कर सकती हैं? ये किसने बताया था? स्टैडलर ने, ठीक है। और वो प्लांट कौन सा था? मेज, ठीक है। प्लांट कौन सा था वो आपका? मेज। आ गई बात समझ में? और देखो एक किताब है म्यूटेशन रिसर्च, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी किताब का नाम क्या है? म्यूटेशन। काफ़ी फेमस बुक थी म्यूटेशन रिसर्च। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि म्यूटेशन रिसर्च जो किताब है वो किसने लिखी थी? और इस किताब के वैज्ञानिक हैं ऑरबैच, ठीक है। ऑरबैच ने कुछ केमिकल भी डिस्कवर किए थे, जैसे कि मस्टर्ड गैस इन्होंने डिस्कवर की, कुछ और केमिकल भी इन्होंने डिस्कवर की, और ये बताया कि उनसे भी म्यूटेशन हो सकता है। पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये किताब का नाम आप लोग याद रखना कि म्यूटेशन रिसर्च किताब किसने लिखी थी? ऑरबैच ने लिखी थी। अब भाई देखो ये जो म्यूटेशन है वो क्या है? हेरिटेबल चेंज है, जेनेटिक चेंज है, डीएनए में उसके बदलाव करना है। तो हम जो ब्रीडिंग पढ़ते हैं, हम जो ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब भी क्या है? उसके डीएनए में चेंज करना। तो भाई क्यों ना इस म्यूटेशन का हम यूज़ ब्रीडिंग में कर लें?
ब्रीडिंग में कर सकते हैं भाई, और बड़ा आसान काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा भाई। हमको तो ब्रीडिंग में क्या करना है, ऐसा बदलाव लेकर आना है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए, मानव जाति के लिए लाभदायक हो और हेरिटेबल हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। म्यूटेशन में भी बदलाव हो रहा है, बस समस्या ये है कि जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूटेशन नुकसानदायक होता है। तो जो नुकसानदायक है तो इसको प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ कैसे करें। केवल 0.1% म्यूटेशन, ध्यान से सुनिएगा, केवल 0.1%, कितना 0.1, इस पर क्वेश्चन आता है। केवल 0.1% म्यूटेशन है जो बेनिफिशियल है, और उसी 0.1% म्यूटेशन का यूज़ हम प्लांट ब्रीडिंग में कर लेते हैं। तो भाई देखो, ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है, किसकी बात हो रही है, म्यूटेशन ब्रीडिंग की। इसकी शुरुआत कब हुई? म्यूटेशन ब्रीडिंग की शुरुआत जो थी वो सबसे पहले हुई स्वीडन के अंदर। कहाँ पर हुई? स्वीडन, जर्मनी, आपका USSR, ठीक है, और शुरुआत हुई थी 1927 में। सबसे पहले स्वीडन में हुई थी, उसके बाद जर्मनी में, USSR वो भी लिख लो, चलो USSR, सब देशों के नाम है, जर्मनी, यहाँ पर सबसे पहली बार म्यूटेशन ब्रीडिंग की शुरुआत हुई थी। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर तो 1920 से ही म्यूटेशन को स्टडी करना शुरू कर दिया था, लेकिन ब्रीडिंग में उसका यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है, एज अ ब्रीडिंग के लिए म्यूटेशन को यूज़ नहीं कर रहे थे। तो इंडिया के अंदर उस पॉइंट को लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 1948 में क्या हुआ? एक वैरायटी बनी MA9, ये ध्यान रखना, वैरायटी का नाम क्या है? MA9। किसकी वैरायटी थी ये? कॉटन की वैरायटी थी। कैसी वैरायटी थी? म्यूटेंट वैरायटी थी, म्यूटेंट वैरायटी थी। क्या खास था इसमें, विशेष क्या था? विशेष ये था, आप लोग यकीन नहीं करोगे, विश्व की सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी इंडिया ने डेवलप की थी। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो इस बात को, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, था अचीवमेंट भारत के लिए कि विश्व की सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी भारत ने डेवलप की थी, और वो कॉटन की वैरायटी डेवलप की थी, और वो वैरायटी थी MA9। ये पॉइंट आप सब तो लिख लो कि दिस इज़ दी वर्ल्ड फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी। ये वर्ल्ड की सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी थी जिसको म्यूटेशन ब्रीडिंग के तहत डेवलप किया गया था, और यहाँ पर यूज़ किया गया था किसका? एक्सरे का। एक्सरे की मदद से म्यूटेशन किया गया, और वर्ल्ड की, विश्व की सबसे पहली म्यूटेंट वैरायटी बनाई कॉटन के अंदर। वो वैरायटी थी MA9, इंडिया के अंदर बनी 1948 में। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिकों के पॉइंट्स हैं, साइंटिस्ट के ऊपर कुछ बताई गई बातें हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। आप लोग बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए चलेगा, कोई नहीं, काम की बातें चल रही हैं। सिर्फ कैरेक्टर और पढ़ लो, म्यूटेशन के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बड़ा सिंपल सा है, 5 मिनट की क्लास और है। देखो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं म्यूटेशन के। कैरेक्टर, सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जितने भी म्यूटेशन हैं, अभी नहीं बताया, अब सुनो, म्यूटेशन जितने भी हैं, ध्यान रखना, मैं तो कहूँगा 99.99% म्यूटेशन कैसे होते हैं? रिसेसिव, मोस्टली। मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ मेन पॉइंट, ठीक है। म्यूटेशन कैसे होते हैं? रिसेसिव। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ एक आधा म्यूटेशन डोमिनेंट भी होते हैं, उनसे कभी क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए। आप तो बस ये पॉइंट याद रखना कि म्यूटेशन कैसे होते हैं आपके, हमेशा रिसेसिव होते हैं, कुछ एक आधा को छोड़कर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, म्यूटेशन रिसेसिव होते हैं। और ये फ़ायदा है, अच्छी बात है कि म्यूटेशन रिसेसिव होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन कैसे होते हैं? हार्मफुल। ओनली 0.1% म्यूटेशन इज बेनिफिशियल। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि म्यूटेशन तो हार्मफुल होते हैं, जितने भी म्यूटेशन हैं वो सब की सब नुकसानदायक होते हैं, तो उनको प्लांट ब्रीडिंग में आप यूज़ कैसे कर रहे हो? जब नुकसानदायक है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़ा सा चांस है सक्सेस का, और वो चांस क्या है? 0.1%।
0.1% म्यूटेशन ही बेनिफिशियल होते हैं और उसी 0.1% म्यूटेशन का यूज़ होता है प्लांट ब्रीडिंग में। बाकी के म्यूटेशन का हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो तो हार्मफुल है, ठीक है। और इसके रिसेसिव होने का भी अच्छा कारण ये है क्योंकि रिसेसिव जो होते हैं वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छी बात है कि म्यूटेशन डोमिनेंट नहीं है। अगर म्यूटेशन डोमिनेंट होता तो हर जगह नज़र आता, हर व्यक्ति में नज़र आता, हर प्लांट पौधों में नज़र आ जाता, तो उससे बड़ा सर्वाइवल में, जीने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो म्यूटेशन होता है रिसेसिव, म्यूटेशन होता है हार्मफुल। ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 0.1% म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होता है। तीसरा, म्यूटेशन होता है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब बार बार नज़र आता है। जैसे कि मैंने बताया था हेरिटेबल चेंजेस हैं, भाई एक पीढ़ी में हो गया तो दूसरी पीढ़ी में भी नज़र आएगा, तीसरी पीढ़ी में भी नज़र आएगा। जो भी चेंज हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, वो बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी नज़र आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि एक्चुअल में वो बदलाव डीएनए में हुआ था और डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशन होता है कैसा? रिकरेंट। उसके बाद आप आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर कहो फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस से मतलब क्या है? नेचुरल। भाई नेचर में कितना म्यूटेशन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर 2015 में वैकेंसी आई थी, उसमें सीधे सीधे पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कितना होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁻⁶। देखो भाई कितना होता है जी, 10⁻⁻⁶ मतलब 6 जीरो नीचे आएगी। कितना हो गया? काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लाख प्लांट एक फील्ड में है तो उन 10 लाख में से सिर्फ एक प्लांट के अंदर म्यूटेशन होने के चांस हैं, यानी कि इतनी कम होती है फ्रीक्वेंसी। 10⁻⁻⁶ का मतलब क्या है कि अगर 10 लाख प्लांट, 10 लाख पौधे अगर किसी फील्ड में, किसी खेत में लगे हैं, तो उसमें से केवल एक प्लांट के अंदर नेचुरल म्यूटेशन, अपने आप म्यूटेशन होने के चांसेस हैं। उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल म्यूटेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो होता है 10⁻⁻⁶। रट लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा म्यूटेशन होता है रैंडम। रैंडम का मतलब हो गया कि म्यूटेशन किसी भी जीन के अंदर हो सकता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, किसी भी जीन में हो सकता है म्यूटेशन, ठीक है। भाई एक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, अब जीन क्या होता है भाई, ये जो डीएनए है, इस डीएनए का इतना सा पार्ट अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो ये जो पार्ट है इसी को क्या बोलेंगे अपन? जीन। ये जो छोटा सा पार्ट है डीएनए का वो क्या है? जीन। यानी कि जो जीन होते हैं वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, या फिर बोल सकते हो इस डीएनए से आगे चल के क्या बनता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर क्रोमोसोम। तो आप बोल सकते हो जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। यानी कि एक क्रोमोसोम के पास बहुत सारे जीन होते हैं, एक डीएनए के पास बहुत सारे जीन होते हैं। अब किस जीन में बदलाव होगा ये हमको कतई नहीं मालूम, ना ही उस म्यूटेशन को मालूम है। कहीं पर भी चेंज हो सकता है, किसी भी जीन में चेंज हो सकता है। यानी कि म्यूटेशन कैसा होता है? रैंडम, कहीं भी किसी भी जीन के अंदर हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है म्यूटेशन की, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, 2 से 3 लेक्चर बनेंगे म्यूटेशन के, ठीक है भाई। तो ये म्यूटेशन का अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया।